बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 का पेपर 2 जो अक्टूबर नवंबर 2017 का है उसको करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन की जो 7707 है ये एक्चुअली ओ लेवल अकाउंटिंग का करंट कोड है जो इन प्रैक्टिस है। और 7110 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यू मे बी कंफ्यूज कि ये क्या है, बोल में रहा हूँ 7707 ओ लेवल अकाउंटिंग का कोड और लिखा हुआ है 7110। तो एक्चुअली ये प्रीवियसली जो कोड था ओ लेवल अकाउंटिंग का वो 7110 है, जो अब चेंज होकर आपको 2020 आई थिंक ऑनवर्ड जितने भी पेपर नज़र आएंगे उसमें 7707 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो करंट जो कोड है समझने के लिए वो 7707 है। प्रीवियसली ओ लेवल अकाउंटिंग का कोड 7110 था। बोथ आर सेम, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ आपको नज़र आएगा ये, लेकिन मैं बोलता 7707 हूँ क्योंकि हम इस वक्त जो पेपर कर रहे हैं जो आपके पास आएगा वो 7707 होगा। और इससे पहले जब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से, आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन के वो बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहें, देखिए अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक आपके कंसेप्ट्स होते हैं जो आप बिल्ड करते हैं, स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग जहाँ भी आप पढ़ रहे हों वहाँ आपके कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं, फिर आप उसको एक्चुअली अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं देन यू नो कि यार आपने सीखा कितना है। तो अकाउंटिंग में अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपने एक दफ़ा चीज़ें अच्छे से समझ तो ली हैं, यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एंड यू विल प्रैक्टिस। आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो एग्जामिनेशन हॉल में आपने सोचा है कि वहाँ जाकर करेंगे, तो टेक माई वर्ड्स, यू विल बी इन हॉट वाटर एंड हैंडलिंग और मैनेजमेंट ऑफ पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल विल बी अ रियल टास्क फॉर यू और वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उसकी बनस्बत वो बच्चे जिनके कंसेप्ट्स थोड़े बेहतर नहीं हैं या उन्हें अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो डेडिकेटेड हैं कि उन्हें पढ़ना है और वो ड्यू टाइम जो है अपना लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वंस यू गेट प्रैक्टिस्ड, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो आपकी वीक होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। जितना आप पास्ट पेपर्स करेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर्स में आपको ट्रेंड पता चलता है एग्ज़ाम्स का कि यार एग्ज़ामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और बार बार क्योंकि वो रिपीट हो रहे होते हैं तो आपको ये भी आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो फेवरेट है एग्जामिनर के, और वो रिपीट हो रहे होते हैं और कितने डिफरेंट तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपकी आसानी के लिए अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो जो पेपर 1 है मल्टीपल चॉइस का जो पेपर है उसके एक तो कैम्ब्रिज का अपना स्पेसिमेन पेपर जो उन्होंने अपना स्पेसिमेन के इसको ट्रेंड मालूम करने के लिए कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर सेट होगा 2020 ऑनवर्ड्स, तो कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया था। पेपर 1 भी कराया है, पेपर 2 भी कराया है। ये दोनों पेपर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसके फोल्डर हैं बाकायदा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो पेपर 1 है वो 2020 से लेके 2012, तो 2020 से लेके 2012 तक पेपर विंटर और समर दोनों आपको मिलेंगे वहाँ पे मल्टीपल चॉइस पेपर 1। और जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं वो काफ़ी डिटेल से हैं कि उसमें, और बार बार क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि चीज़ें रिपीट होती हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो रिपीट भी हो रही हैं बार बार। अगर जाके आपको मल्टीपल चॉइस के जो पेपर्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 8 9 9 10 साल के पेपर्स हैं वो जाके, और बिल्कुल विंटर समर दोनों के मिलेंगे आपको, तो जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप जाके उसको लेक्चर देखें, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। हम जो ABCD जो 4 चॉइसेस हैं उनमें से राइट चॉइस तक कैसे पहुंच रहे हैं, लॉजिक कौन सी अप्लाई हो रही है, कंसेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये सब बहुत डिटेल्ड से मैंने रिकॉर्ड कराया है आपकी आसानी के लिए। आप जाके प्रैक्टिस करें, उसकी वीडियो देखें और फिर की प्रैक्टिसिंग, तो इंशाल्लाह यू विल बी इजीली हैंडलिंग और मैनेजिंग द पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल एंड गेटिंग A+ होपफुली। उसके अलावा पेपर 2 अगर आप जाकर देखें तो पेपर 2 भी, जैसे मैंने कहा कि कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर भी आपको मिलेगा। उसके अलावा 2020 से लेके 2017 ये हम विंटर करने जा रहे हैं, समर,
तो 2020 से लेके समर 2017 तक जो पेपर्स हैं विंटर समर, विंटर समर जो है वो 2017 का, लेकिन 2018, 2019, 2020 ये सब विंटर समर दोनों के आपको मिलेंगे, और कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से नॉर्मली पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आते हैं। तो ये जो पांचों क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 5, ये सब मैंने जो है उसके अंदर कराए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे उसके अंदर, और बहुत डिटेल्ड से उसके आंसर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, 1 स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरीके से आपको वो मिलेगा। तो वो अगेन वो प्रैक्टिस के लिए पेपर 1 और पेपर 2, ये काफ़ी बड़ी तादाद में मटेरियल है, जो हो सकता है किसी और प्लेस पर भी हो, लेकिन अंडर वन रूफ आपको प्रैक्टिस के लिए, और ये सब फ्री है, इट्स ऑल फ्री, कि आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम्स के अंदर हाईएस्ट ग्रेड अचीव करें, और हमारे लिए भी दुआ करें। और ये जो नॉलेज है जो हम स्प्रेड कर रहे हैं, इसको अपने दोस्तों तक भी फैलाएं। तो इट्स ऑल फ्री के 10 ईयर्स के ऑलमोस्ट आपको मल्टीपल चॉइस के पेपर मिल रहे हैं, और वीडियो फॉर्म के अंदर सोल्ड पेपर हार्ड फॉर्म के अंदर मिलता है, लेकिन सोल्ड फॉर्म के अंदर इतना बड़ा जो मटेरियल है वो शायद हार्डली किसी जगह आपको अंडर वन रूफ मिले। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर 1 आपके ऑलमोस्ट अच्छे खासे हैं। पेपर 2 हम शुरू करते हैं आज, विंटर से शुरू करते हैं। विंटर 2017, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 September 2017, the balance of the bank column in King's cash book was 1900 डेबिट। कि 1 September 2017 को बैलेंस जो था बैंक कॉलम्स का क्यों आप क्यों की कैश बुक के अंदर वो $1900। जो कैश बुक बन रही होती है, तो कैश बुक के अंदर आपको, अगर आप जहन के अंदर लेकर आएँ, तो कैश बुक की एक डेबिट साइड होती है, एक कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है। डेबिट के अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं? एक तो डिस्काउंट अलाउड हो जाता है, जो हम डिस्काउंट कस्टमर्स को देते हैं, यह आ जाता है। इसके अलावा बैंक का कॉलम होता है, और कैश का कॉलम होता है। क्रेडिट पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है, यही बैंक हो जाता है, तो ये कैश हो जाता है। तो ये डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड अगर बैंक है या कैश है, इसका मकसद है ये रकम आपकी है। बैंक की डेबिट बैलेंस का मकसद ये है कि बैंक में आपके पैसे हैं $1900, तो बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम्स इन क्यूंस। तो आप क्यों की किताबें, क्यों की कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप सवाल करें, तो जो भी ऑनर है, जो बिज़नेस का नाम है, आप एज्यूम करें कि आप उसके अकाउंटेंट हैं, तो आपको चीज़ें समझने के अंदर आसानी होगी। तो एज्यूम योर सेल्फ कि आप जो है वो क्यों के अकाउंटेंट हैं, और एक्चुअली आपके 1900 डेबिट बैलेंस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। तो आगे आते हैं। कहता है द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2017 वर 2017 की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो उसने आपको दी हैं। पढ़ते हैं ज़रा। सेप्टेम्बर 5 को कहता है रिसीव्ड एंड बैंक्ड ए चेक $830 के $830 का एक चेक जो है वो रिसीव किया, और उसको बैंक में जमा भी करा दिया फ्रॉम सेलो, अ क्रेडिट कस्टमर। सेलो एक क्रेडिट कस्टमर था जिसने $830 आपको दिए। चेक दिया, आपने बैंक में जमा करा दिया। ही हैड डिडक्टेड $20 कैश डिस्काउंट, और आपने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया $20 का। तो कैश डिस्काउंट का मकसद है कि डिस्काउंट अलाउड, कि आपने उसको डिस्काउंट दिया $20 का, और डिस्काउंट अलाउड का मकसद है लाइक एक्सपेंस है आपका एक तरीके से। तो एक तो बैंक डेबिट हो गया है इसके अंदर, बैंक को डेबिट किया आपने कितने से, $830 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया $20 से, और एक्चुअली जो अकाउंट रिसीवेबल है, या आप सेलो के अकाउंट को कह लें, वो $850 से। कितने से हो गया? $850 से क्रेडिट हो गया। तो अगर हम एंट्री समझने की कोशिश करें, तो एंट्री बड़ी सिंपल है कि हमें चेक मिला, तो बैंक में जमा करा दिया, बैंक डेबिट हो गया $830 से। हमने उसे डिस्काउंट दिया $20 का, क्योंकि लिख रहा है ही हैड डिडक्टेड, तो डिडक्ट जब भी करेगा जब हम परमिशन देंगे। हमने उसे डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड $20 का। तो एक्चुअली वी हैड टू रिसीव $850 फ्रॉम सेलो। हमें $850 जो है वो सेलो से रिसीव करने थे। उसने $830 दिए, और $20 का हमने डिस्काउंट दे दिया, जो हमारा एक्सपेंस बन गया। तो ये एंट्री इसकी पास हो गई। आगे आते हैं। पेड जर्नल एक्सपेंसेस बाय चेक। जर्नल एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी आपने चेक के ज़रिए, तो बड़ा सिंपल हो गया। जर्नल एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। देखिए, ये जो मैं जर्नल एंट्री आपको करा रहा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
कि जब आप ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और ये कैश बुक की बात कर रहा है तो आपसे कैश बुक बनवाएगा ये। कैश बुक जब आप बना रहे होंगे और आपको पता है डेबिट क्या हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल लाइक ABC, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो इसलिए आप पढ़ते के साथ ही कोई एंट्री ट्रांजेक्शन अगर आपकी समझ में आ जाता है कि एक्चुअली कौन से अकाउंट्स डेबिट होने जा रहे हैं और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होने जा रहे हैं, तो लाइफ इज़ ईजी। जैसे अब आपने ये देख लिया, समझ लिया, फ्रांसिस अ क्रेडिट कस्टमर पेड हिज डेट of $2,000 by check after deducting a cash discount of 3%। कि फ्रांसिस जो था उसका जो डेट था वो $2,000 का था, उसने पेड कर लिया। इस अपना जो डेट है उसे हमें पे करने थे फ्रांसिस को, एक क्रेडिट कस्टमर है, $2,000। उसने चेक के ज़रिए पेमेंट करी। एक्चुअली उसे $2,000 हमें देने थे, लेकिन उसने 3% डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट जो है वो काट दिया। तो अब अगर 3% है तो 2000 का 3% कितना हो जाएगा? 2000 का 3% मेरे भाई ये बनता है $60। तो $60 जो है उसने डिडक्ट कर लिए। तो 2000 में से $60 को माइनस करें तो 1940। चेक का मकसद है कि एंट्री क्या पास होगी, बैंक को डेबिट कर देंगे 1940 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउड $60। ये $60 आप देख रहे हैं 3%। और ये जो फ्रांसिस है इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2000 से। एक्चुअली ये 2000 का डेट था, वो हम इससे फ्रांसिस से पैसे नहीं लेंगे। उसने पेमेंट कर दी, 3% डिस्काउंट उसको हमने कैश डिस्काउंट दे दिया 2000 का। तो बैंक के अंदर 1940, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। तो 1940 बैंक में हमारे बढ़ गए। डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया लाइक एक्सपेंस है, और फ्रांसिस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया $2000 से। रिसीव्ड एंड बैंक अ चेक फ्रॉम एलिस, ए क्रेडिट कस्टमर $300 के $300 का एक चेक था एलिस से हमें मिला, हमने बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक को डेबिट कर दिया हमने और एलिस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने $300। ये एंट्री भी समझ में आ गई। पेड ए चेक टू टेंसले, टेंसले अ सप्लायर। टेंसले जो है वो हमारा सप्लायर है जिससे हम माल खरीदते हैं, उसको हमने एक चेक की पेमेंट करी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ $3500। फुल सेटलमेंट का मकसद है वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी मोर, कि कोई अब रकम मजीद हम उसको पे नहीं करेंगे। दिस इज़ द फाइनल सेटलमेंट। तो उसका $3500 का फाइनल सेटलमेंट है, लेस 2% कैश डिस्काउंट के फुल सेटलमेंट करिए। 3500 उसे पे करने थे, उसकी पेमेंट कर दी और उसमें से 2% कैश डिस्काउंट कर दिया। तो ये 3500 का अगर आप 2% निकालें तो व्हाट यू गेट, 3500 मल्टीप्लाइड बाई 2%, ये $70 बनता है आपके पास। तो $70 आपने अगर 3500 में से माइनस कर दें तो ये गेट 3430। तो 3430 बैंक को डेबिट कर दें। सॉरी, यहाँ तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंसले के अकाउंट को डेबिट करेंगे। टेंसले के अकाउंट को डेबिट करते हैं 3500। ये लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो डिक्रीज़ होती है तो उसको डेबिट करते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि एसेट्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा था तो हम उसे क्रेडिट कर रहे थे। रिवर्स है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, टेंसले को हम मज़ीद कोई पेमेंट नहीं करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई, उसको हमने डेबिट कर दिया। टेंसले को बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी। कितनी पेमेंट करी बैंक के थ्रू? 3430। और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट कितना मिल गया? $70 का डिस्काउंट मिल गया। तो बैंक की पेमेंट 3430। एक्चुअली वी हैव टू पे $3500 टू टेंसले। हमने 2% डिस्काउंट, हमें $70 का मिला, ये रकम हम पे नहीं करेंगे। व्हेन वी डिडक्ट $70 फ्रॉम $3500 वी गेट 3430। तो आपका बैंक जो डिक्रीज़ हुआ, बैंक में से रकम कम हो रही है 3430 की, उसको आपने क्रेडिट कर दिया।
और डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़कर डेबिट और क्रेडिट समझ लिया कि क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कहता है प्रिपेयर द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर सितंबर 2017, बैलेंस द बैंक कॉलम एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2017। कि कैश बुक आपको बनानी है और कैश बुक के अंदर आप डिस्काउंट कॉलम के साथ बनाएं, वो मैंने आपको शुरू में बताया है कि कैसे बनती है। और जो भी बैलेंस सीडी करें मंथ एंड के ऊपर, जो भी बैलेंस होगा अक्टूबर के बाद सितंबर के महीने में, उसको अक्टूबर 1 को ब्रिंग डाउन बीडी कर लें, यानी आगे लेकर आ जाएं। तो उसने उसका नक्शा भी बना के आपको दे दिया है। और बैंक कॉलम की बात कर रहा है सिर्फ, तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको चीज़ें करनी है। डेबिट क्रेडिट आपने सब सीख लिया है, मैंने आपको डेबिट भी बता दिया है, क्रेडिट भी बता दिया है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स में पढ़ कर आ रहा हूँ। लेट सॉल्यूशन पर चलते हैं डायरेक्ट और देखते हैं जितना मैंने आपको बताया ये वहाँ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो हम इसके अगर सॉल्यूशन को देखते हैं तो देखें ज़िंदगी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वही फॉर्मेट है। ये देखें इसके अंदर बैंक कॉलम था, ये 2017 की हम बात कर रहे हैं, डेट के अंदर आपने लिख दिया। और ये आपके पास जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, देख रहे हैं आप, ये सवाल के शुरू में उसने कहा है कि क्यों की किताबों के अंदर 1900 का डेबिट बैलेंस था एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ क्यों। जब आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 सितंबर 1 को आप क्या लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर $1900 का बैंक के कॉलम के अंदर, ये देख रहे हैं ये आपने बैंक के कॉलम के अंदर $1900 जो है वो बीडी बैलेंस बीडी करके, क्योंकि जब प्रीवियस मंथ से आगे लेकर आते हैं तो ब्रिंगिंग डाउन कहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं। तो ब्रिंगिंग डाउन करके आप $1900 आपने यहाँ दिखा दिए। अब जर्नल एंट्री अगर हम पहली की बात करें तो देखें पहली एंट्री के अंदर हमने क्या एंट्री पास करी थी, $830 की एंट्री थी। हमने बैंक को डेबिट किया था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था, और इसका जो सेलो का अकाउंट था इसको क्रेडिट किया था। तो एक्चुअली बैंक आपके पास डेबिट हो रहा था $830 से। देखिए ये सेलो के अकाउंट का रेफरेंस दिया, ये $830 से बैंक डेबिट हो गया। और $20 आपने देखा था कि जो डिस्काउंट अलाउड हमने भी एंट्री पास करी थी, तो ये एंट्री पास हो गई। सिंपल रिकॉर्डिंग है, इसे लेजर के अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं। जो कैश बुक है ये भी एक्चुअली एक लेजर अकाउंट ही है, कैश का और बैंक का। तो डेबिट क्रेडिट दोनों आते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड जो है वो सिंगल होते हैं। तो सेकंड के अंदर आ जाए, जनरल एक्सपेंस आपने पे करे थे $725, ये देख रहे होंगे। तो ये क्रेडिट हुआ था 725, तो ये जनरल एक्सपेंस का हवाला देके 725 सितंबर 8 को आपने ये रिकॉर्ड कर दी है। बड़ा सिंपल है। थर्ड आते हैं, फ्रांसिस ने पेमेंट करी थी $2000 अपने, उसने अपना सेटल किया था। तो हमने देखा था बैंक जो है 1940 से आएगा। 1940 जो है वो देख रहे हैं, ये फ्रांसिस ने पेमेंट करी थी 1940 और $2000 का 3% डिस्काउंट देख रहे हैं। $2000 का 3% डिस्काउंट हमने जर्नल एंट्री पास की थी, बैंक डेबिट 1940 से, और ये $60 से हमने करा था। तो ये सिंपल यहाँ डेबिट करा था, जहाँ बैंक को डेबिट किया था आपने जर्नल एंट्री में उसको डेबिट साइड पर लिख दें, ये डेबिट साइड है। और जहाँ क्रेडिट किया था उसको क्रेडिट साइड पर लिख दें। लाइफ इज़ सिंपल। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद फिर आपने किया क्या, ये एलिस से एक चेक मिला था $300 का। तो एलिस से जो मिला था तो फिर एलिस की वजह से डेबिट हो गया, ये देखिए एलिस की वजह से डेबिट हो गया। और फिर टेंसले को आपने पेमेंट कर दी थी, तो टेंसले की पेमेंट हमने देखी थी कि टेंसले लाइबिलिटी 3500 से डेबिट किया था, बैंक 3430 से हमने क्रेडिट किया था। देखें 3430 ये टेंसले का हवाला देके बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीप्ट के अंदर डाल दिया। एक एंट्री हम शायद भूल गए हैं, 29 में कहता है द बैंक रिटर्न द चेक रिसीव्ड फ्रॉम एलिस ऑन 23 सितंबर एट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मकसद है कि एलिस के अकाउंट में शायद ये पैसे थे ही नहीं, उसने चेक तो हमें दे दिया था लेकिन बैंक ने वापस कर दिया। तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल, जो एंट्री आपने पास की थी उसी को रिवर्स कर दें, एलिस के अकाउंट को दोबारा डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें। कितने से, $300। तो एलिस के अकाउंट को डेबिट कर दें, क्योंकि पहले आपने क्रेडिट किया था, आपने पैसा रिसीव किया उससे, तो आपने उसके अकाउंट को, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं देता है एलिस, लेकिन अब क्या होगा, एलिस को ये पैसा दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा का मकसद है क्योंकि उसके अकाउंट में ये पैसे ही नहीं है, वट एवर रीज़न हो सकता है, उसने चेक लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो, उसके अकाउंट में पैसे ना हो।
तो फॉर वट एवर रीज़न वो बैंक ने डिज़ोनर्ड कर दिया। डिज़ोनर्ड का मकसद है कि वापस आ गया आपके पास, वापस आ गया तो फिर बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक क्रेडिट का मकसद है, ये देखें, बैंक को एलिस का हवाला देके एक दफ़ा आपने डेबिट किया और डिज़ोनर्ड होके फिर आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। तो ये सारी जब एंट्रीज़ आप पास कर लें तो लेजर जिस तरीके से आप बनाते हैं, ये डिस्काउंट अलाउड है, याद रखिएगा। ये देख रहे हैं पहला कॉलम डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट का कभी भी टोटल एक वन वन साइड पे बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी जो है वो डिस्काउंट का नॉर्मली नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। जो होगा सिर्फ जो बीडी और सीडी होगा जितना भी, वो सिर्फ किसका होगा, बैंक और कैश का होगा। कीप इट इन योर माइंड। क्योंकि बैंक और कैश की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स होती हैं। ये जो डिस्काउंट आप अलाउड लिख रहे हैं ये क्रेडिट साइड के ऊपर नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड लिख रहे हैं, इसकी डेबिट साइड नहीं है। तो ये वन 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 कॉलम है, इसलिए इसका बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इसको सिर्फ टोटल कर लें। 60 और 20 को टोटल किया, 80 आ गया। इसी तरीके से 70 सिर्फ एक ही था, इसको आपने टोटल कर दिया। उसके बाद बैंक की डेबिट और क्रेडिट साइड को आप टोटल करें। डेबिट साइड जब आप लिखते हैं तो 4970 होता है और ये 4970 हो गया। देखिए इसका आसान तरीका ये होता है कि आप रफ साइड के ऊपर डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लें। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी आप कैसे निकालेंगे। तो फिर टोटल कर लिया करें सुकून से। इसे 1900, 830, 1940 और 300। तो ये 4970 होता है। यहाँ आप आके यहाँ लिखते हैं रफ साइड के ऊपर 4970। फिर क्रेडिट का भी टोटल कर लें। क्रेडिट कितना है यहाँ देख लें आके। 725 एक है, 3430 एक है, और 300 एक है। तो ये 4455 होता है। 4455। अब आपको देखें, देखते के साथ ही पता चल गया कि यार मेरी डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। कितने से कम है, इसको माइनस कर दें। 4970 माइनस 4455, यू गेट 515। ये 515 क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मकसद है फिर बैलेंस शीट आप कहाँ लिखेंगे। सितंबर की 30 को मंथ एंड के ऊपर करते हैं। सितंबर का महीना 30 को ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा बैलेंस बीडी बैलेंस शीट, बैलेंस बीडी हमेशा न्यू जो नया मंथ होता है आने वाला उसकी फर्स्ट को करते हैं, और जो सीडी कर रहे होते हैं वो मंथ एंड के ऊपर करते हैं। तो ये 515 आपने क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी करके लिखा और आपने इसका टोटल कर दिया, ताकि ये 4970 डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएं। या आपकी कैश बुक जो है वो टाइबैक हो गई जब अक्टूबर 1 को आएंगे। क्योंकि सवाल में उसने ये कहा था कि फिर बैलेंस ब्रिंगिंग डाउन करें। तो देखें जब भी क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस आ रहा होगा तो इसका मकसद है बैंक आपका एसेट है। जब क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा तो ये शो कर रहा है डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा का मकसद ये हुआ कि क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस सीडी करके आपने बराबर किया है। अगर क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस सीडी हो तो न्यू मंथ्स के अंदर जब भी बैलेंस बीडी बनाते हैं तो रिवर्स कर देते हैं। क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है तो डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे ला कि एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी। तो ये फार्मूला वैसे भी एग्जाम के अंदर रखें, कभी अगर मिस्टेक हो रही हो कि बैलेंस सीडी अगर क्रेडिट में है तो वो बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होगा, और अगर बैलेंस सीडी डेबिट साइड के ऊपर है तो हमेशा बैलेंस सीडी जो है अगर डेबिट साइड पर लिखा है आपने तो बैलेंस बीडी हमेशा फिर क्रेडिट साइड पर आएगा। यानी जो साइड बड़ी होती है उस साइड के ऊपर बैलेंस बीडी उसी साइड के ऊपर ले आते हैं। क्योंकि ये डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए बैलेंस बीडी हमेशा उसी साइड पर आएगा जो साइड आपकी ज़्यादा होगी। तो ये शो करता है कि बैंक के अंदर इस वक्त आपके $515 जो हैं मौजूद हैं। जैसे शुरू के अंदर $1900 बैंक में आपके थे, अब डेबिट क्रेडिट करने के बाद में एक्चुअली यू हैव $515,000। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू एज एन अकाउंटेंट ऑफ क्यों। तो ये आपने देखा कि कैश बुक आपकी बन गई। कैश बुक सिंपल थी, आपने कैश बुक एक्सट्रैक्ट उसने आपको दिया हुआ था खुद लिख के, ज़िंदगी आसान है, बाकी आपने समझ लिया। उसके बाद आते हैं द बुक्स ऑफ क्यूंग शो ए टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $275 के बुक्स जो क्यूंग की हैं वो शो करती हैं कि टोटल डिस्काउंट $275 था फॉर द 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का मकसद ये है कि
सितंबर से पहले अगस्त आता है, तो अगस्त जो है, अगस्त तक जो इसका बैलेंस था वो $275 का था। सितंबर में इसका साल क्लोज होता है। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 टू 31 अगस्त 2017, वही जो मैं बता रहा था आपको। उसके बाद प्रिपेयर द डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट का बैलेंस बना लिए। शो द ईयर एंड ट्रांसफ़र टू द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बताएं कि अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहाँ आप इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें ये क्या करेंगे कि बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड याद रखिएगा ये इनकम होती है आपकी। आपने ऊपर देखा कि जब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे तो सप्लायर को पेमेंट करते हुए हमने कम पेमेंट करी, यानी हमने जैसे टेंसली को हमने $3,500 की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उसको पेमेंट जो है वो 2% डिस्काउंट $70 आई थिंक निकालने के बाद में हमने उसकी पेमेंट करी। ये था ना टेंसली, आप देखें ऊपर 2% कैश डिस्काउंट, $70 का हमें डिस्काउंट मिला, तो ये इनकम आपकी होती है। और इनकम जितनी भी होगी वो क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होती है। तो जो अगर हम 1 सितंबर की बात करें तो $275 का बैलेंस BD, तो यहाँ मैं अगर लिखूँ कि 1/9 बैलेंस BD, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था तो बैलेंस BD कितना, $275 का आपके पास ये बैलेंस आ गया, क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है। आपकी जो कैश बुक अभी आपने बनाई उस कैश बुक का बैलेंस कितना आया था, देखें कैश बुक के अंदर जो बैलेंस आपने डिस्काउंट रिसीव जो था वो $70 था, याद है। तो सितंबर 30 आप यहाँ देख लें, बैलेंस BD मैंने आपको समझाया, कैश बुक का हवाला देके $70 आपकी कैश बुक से उठकर आ रहे हैं। देख रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने बताया था $70 यहाँ से उठकर आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो इनकम थी आपकी $345 थी। वो कहता है अप्रोप्रिएट अकाउंट में लेकर जाएँ, तो जो इनकम होती है उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोज करते हैं। उसका तरीका ये होता है, ये डिस्काउंट क्रेडिट के अंदर है तो डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे 345। इनकम को जब क्लोज करते हैं तो उसका जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर एक्सपेंस को क्लोज करना हो तो क्या करते हैं, एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हैं और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि ये इनकम थी तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक्चुअली $345 से डेबिट हो गया इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो ये 345 आपके बैलेंस इक्वल हो गया लेजर का। और अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद है कि वेदर आइदर यू विल बी रिकॉर्डिंग इन द इनकम स्टेटमेंट समथिंग or in the statement of financial position. So this is not our asset, this is our income, and income and expenses are recorded in the income statement. So keep it in your mind that we will be recording the income in the income statement. This is what we close this account into income statement by debiting discount received and crediting income statement. तो ये आपके पास आ गया। बी भी आपने कर लिया, 1 का बी। अब आते हैं 1 के सी में। कहता है नेम द सब डिवीज़न ऑफ द लेजर विच विल कंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स के नेम द सब डिवीज़न ऑफ द लेजर के लेजर का कौन सा सब लेजर, आपको पता है ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर लेजर होते हैं। लेजर एक तो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का मकसद ये होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट्स। लेजर की एक शक्ल होती है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर याद रखिएगा जितने भी रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे के सारे नॉर्मली आप नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं ले जाके। लेजर की एक किस्म होती है नॉमिनल, वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो बात कर रहा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड आपको पता है एक तरीके से एक्सपेंस है आपका। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और एक्सपेंस किस लेजर के अंदर जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल लेजर इसका जो नाम है नॉमिनल लेजर कहते हैं इसको। तो नॉमिनल लेजर के अंदर चला जाएगा। वेयरएस जितने एसेट्स और इक्विटीज़ होते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट होते हैं, ये बैलेंस BD बन रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं ये ब्रॉड डाउन होती हैं, क्योंकि ये क्लोज नहीं कर सकते। ये आपके एसेट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं जो नेक्स्ट ईयर आपको पे करनी है नेक्स्ट ईयर, या अगर शॉर्ट टर्म है तो विद इन 1 ईयर और अगर लॉन्ग टर्म है तो मोर देन 1 ईयर।
1 साल के बाद लॉन्ग टर्म नेचर की। अब जो शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, अगर लिमिटेड कंपनी है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका कैपिटल हो गया, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के कैपिटल हो गए, इनको पेमेंट करनी है। तो थिंक अबाउट इट एज एन अकाउंटेंट कि ये तो क्लोज नहीं हो सकते। तो इनकम स्टेटमेंट में जितनी चीज़ें होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट्स में जाती हैं, और जितनी भी ये वाली चीज़ें होती हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, ये फिर रियल अकाउंट्स लेजर की किस्म होती है, वहाँ चली जाती है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और दूसरा टेंस एक लेजर और होता है, इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं वो सारे जो आपके क्रेडिट सप्लायर है, जो नाम से होते हैं, सप्लायर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर जाते हैं और ये इटसेल्फ अपना होता है। लेकिन लेजर का ये खुद लेजर है पर्सनल अकाउंट के नाम से। तो टेंसले जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। लेजर ये कहता है सब डिवीज़न की बात कर रहा है, तो सब डिवीज़न नहीं होता, फिर टेंसले सप्लायर है, ये फिर पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल अकाउंट होता है, एक सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं। टेंसले क्योंकि इंडिविजुअल सप्लायर है, इसको हम पर्सनल अकाउंट सब्सिडियरी लेजर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसको कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी जितने इस किस्म के सप्लायर हैं वो सब एज ए होल जा रहे होंगे कंट्रोल अकाउंट में। तो वो पर्सनल अकाउंट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक आपका सब्सिडियरी हो गया आपके, और एक आपका कंट्रोल अकाउंट हो गया। तो ये तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन ये पूछता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न का मकसद फिर क्या हुआ कि टेंसले क्योंकि सप्लायर था, तो एक्चुअली हमारा इससे रिलेशनशिप क्या है, हम खरीद क्या रहे हैं, तो हम परचेजेज एक्चुअली इससे माल हमने ख़रीदा बेचने के लिए, तो परचेजेज है, तो परचेजेज लेजर के अंदर फिर चला जाएगा कि परचेजेज की हम जो लेजर बना रहे होंगे सब डिवीज़न। तो टेंसले का जो सब डिवीज़न है लेजर का अगर नाम देंगे तो फिर कहाँ चला जाएगा, परचेजेस लेजर, जो अगेन फिर नॉमिनल, जिसको अगर हम ब्रॉडर कहें तो नॉमिनल ही होगा, लेकिन समझने के लिए कि वो पूछ एग्जामिनर आपसे रहा है, ताकि आपकी समझ में रिलेशनशिप आता है कि टेंसले आपका सप्लायर है, सप्लायर का मकसद है कि आपने इससे क्या ख़रीदा, माल ख़रीदा, परचेजेस, तो परचेजेस लेजर बन जाएगा कि परचेजेस लेजर के अंदर चला जाएगा। तो ऊपर वाला जो है नॉमिनल हो गया, जैसे मैंने बताया। ऐसे सब डिवीज़न क्या हो गया, 1C का डिस्काउंट अलाउड जो है जर्नल या नॉमिनल इसको जर्नल भी कहते हैं, जर्नल लेजर हो गया या फिर नॉमिनल। और उसके अलावा टेंसले का मैंने बताया जैसे परचेजेस, ये परचेजेस हो गया। और परचेजेस भी आप याद रखिएगा कि ये भी एक्चुअली नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर ही जा रहा होता है। तो हम यहाँ नॉमिनल भी लिखें, लेकिन समझने के लिए एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है कि इससे रिलेटेड चीज़ भी आपको पता है कि टेंसले है कौन। तो हमने पढ़कर आए कि टेंसले हमारा क्या है, हमारा सप्लायर। जब हम टेंसले से रिलेटेड परचेजेस जो खरीद रहे हैं, जब उसका लेजर बनाएंगे तो सिर्फ लेजर का नाम तो नहीं लिखेंगे ना, हम लिखेंगे परचेजेस का टी अकाउंट। तो दिस इज़ व्हाट, यहाँ फिर सब लेजर के अंदर आप क्या लिखें, सब डिवीज़न के अंदर क्या लिखें, परचेजेस लिखें। ये आपकी फिर सी चॉइस भी हो गई। नेम द सब डिवीज़न ऑफ द लेजर, के लेजर के सब डिवीज़न आपने देखे कि नॉमिनल या जर्नल लेजर आपने देखा, नॉमिनल लेजर, जर्नल लेजर आपने समझा कि जितने भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाने वाले अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे नॉमिनल या जर्नल लेजर के अंदर हम शो करते हैं। आपने टेंसले को सीखा कि पर्सनल अकाउंट भी होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर सब्सिडियरी लेजर होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर्स को मेंटेन करते हैं, और कंट्रोल अकाउंट्स भी होते हैं। और थर्ड फिर आपने देखा कि टेंसले से रिलेटेड जो चीज़ थी सब डिवीज़न लेजर को, कौन सा लेजर बनाएंगे आप, टेंसले से माल खरीद रहे हैं, टेंसले इटसेल्फ तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, लेजर जो इटसेल्फ लेजर है पर्सनल अकाउंट वहाँ चला जाएगा, लेकिन टेंसले से जो हम खरीद रहे हैं वो सब डिवीज़न परचेजेस लेजर में जाएगी। तो ये आपने सीखा इसके अंदर। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार कि सब डिवीज़न आप बताएं, लेजर का सब डिवीज़न क्या होगा। तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। मेरे जो लेक्चर्स हैं शुरू में मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है वहाँ जाकर देखें, ये कई दफ़ा आया है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मज़ीद हम अभी और पेपर करेंगे, वहाँ समझ में आएगा। Kyung provided the following summary of his journal expenses for the year ended 30th September 2017। क्यूंग ने ये समरी दी है आपको जर्नल एक्सपेंसेस की, और फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1 अक्टूबर 2016 को एक्रूड जर्नल एक्सपेंसेस जो थे, इसके एक्रूड जर्नल एक्सपेंसेस 1 अक्टूबर का समझ रहे हैं मकसद क्या है कि लास्ट ईयर जो सितंबर 2016 में इनका साल ख़त्म हुआ होगा, वहाँ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो एक्चुअली इनकर्ड तो हो गए होंगे लेकिन नॉट पेड, उनकी आपने लास्ट ईयर पेमेंट
नहीं की होगी, तो ये नॉट पेड थे तो एक्रूड बन गए, ये लाइबिलिटी है आपकी, आपको इस साल पे करना है। ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017, टोटल जर्नल एक्सपेंसेस जो आपने पे करे इस साल के अंदर वो कितने पे करे, 4300। ये 4300 है, इसमें ये 700 जो है ये माइनस कर दें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के थे, ये भी आपने पे कर दिए होंगे, तो एक्चुअली इस साल आपने कितना पे करा, 4300 माइनस 700, 3600, ये इस साल आपने पे किया। और प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस, प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस के इस साल जो आपने $3600 की पेमेंट करी, उसमें से $1100 जो है प्रीपेड है। प्रीपेड का मकसद क्या है कि वो नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाएगा कि आपने एडवांस में खर्चा है उसकी पेमेंट कर दी है। तो 3600 माइनस 1100, 2500। तो इसका मकसद ये हुआ कि इस साल जो खर्चा है जर्नल एक्सपेंस का, वो इस साल का जो खर्चा है जर्नल एक्सपेंस का वो कितना है, 2500। हैव यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस इज़ वेरी सिंपल। लास्ट ईयर से $700 थे ऐसे जर्नल एक्सपेंस के जो आपको पे करने थे, वो आपने पे नहीं करे लास्ट ईयर, वो आप इस साल लिए। इस साल टोटल पेमेंट आपने $4300 की करी, उसमें से ये $700 आपने डेफिनेटली पे किए होंगे, तो इस साल जो पेमेंट हुई है आपकी वो $3600 की हुई है, जो इस साल का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करा। इस साल का एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड करा, उसमें से क्या हुआ कि प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस कुछ ऐसे हैं एक्सपेंसेस जो आपने पे तो कर दिए, लेकिन उनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो जब नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो इसका मकसद है इस साल का अपना जो खर्चा है वो कितना आ गया, वो आ गया 2500। कहता क्या है, स्टेट द अमाउंट ऑफ द जर्नल एक्सपेंसेस विच वुड बी रिकॉर्डेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के जर्नल एक्सपेंस का अकाउंट इन 3 स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे शो होगा। ट्रायल बैलेंस, ईयर एंड एडजस्टमेंट, बिफोर ईयर एंड एडजस्टमेंट, ईयर एंड एडजस्टमेंट करने से पहले कितना आप शो करेंगे, तो डेफिनेटली आपने देखा कि 3600 आप शो करेंगे बिफोर ईयर एंड एडजस्टमेंट, क्योंकि देखें जो आपने पेमेंट करी है उसमें लास्ट ईयर का तो पेमेंट हो गया, तो टोटल तो एडजस्टमेंट से पहले आपके पास 3600। तो क्योंकि एंट्री आपने क्या पास करी, एक तो एक्रूड लाइब, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, एक्रूड एक जर्नल एक्सपेंस आप देख रहे हैं, इसकी एंट्री क्या पास करी होगी, एक्रूड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया होगा जो लाइबिलिटी होगी, जर्नल एक्सपेंस को क्रेडिट करा होगा, एक्रूड एक्सपेंस 1100 से, ये आपने 3600 रुपीज़ इस साल का, और बैंक को क्रेडिट किया होगा 4700। तो जर्नल एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा वो 3600 आएगा बिफोर एडजस्टमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपसे कहा कि इस साल का जो खर्चा है वो 2500 है, क्योंकि ये 3600 में से 1100 प्रीपेड है जो नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो एक्चुअली इस साल का खर्चा आपने देखा 2500। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट जाता है, एसेट और एक लाइबिलिटीज़ जाती हैं, ये प्रीपेड आपका एसेट है 1100, तो ये 1100 जो है $1100 जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा। जो खर्चा हुआ है इस साल का जर्नल एक्सपेंस का वो 2500 है, बिफोर एडजस्टमेंट 3600, और बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रीपेड। तो ये 3 चीज़ें आपने देखी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 3600 एक्सपेंस हो गया, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने देखा। आगे आ जाते हैं, ये भी आपने देख लिया। नेम द फॉलोइंग अकाउंट डॉक्यूमेंट्स यूज बाय क्यों, कि क्यों जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा या यूज़ करेगा। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड, जब आप किसी से पैसा रिसीव करते हैं अपनी शॉप पे बैठ के, दुकान पे, या वट एवर फैक्ट्री या आउटलेट पे बैठ के, तो आप एक रिसीट बनाते हैं, इसे कैश रिसीट का नाम देते हैं। कैश रिसीट कह लें इसको या रिसीट कह लें। तो ये रिसीट एक डॉक्यूमेंट, रसीद टाइप की चीज़ होती है, उसे रिसीट कहते हैं। वो लिखकर आप उसको देते हैं ताकि उसके पास एविडेंस हो आपने ये माल खरीद। से आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, आप इम्तियाज़ से शॉपिंग करते हैं, या किसी वट एवर आप कारफोर जाते हैं, किसी भी स्टोर पर जाते हैं, जो कुछ भी ख़रीदते हैं वो एक बिल देता है ना आपको कि भाई ये पेमेंट, वो एविडेंस होती है आपके पास कि कुछ अगर हो जाए तो आप जाके कहते हैं देखो यार ये मैंने पेमेंट की थी, वो रिसीट कहलाती है। आप देखिएगा उस पर लिखा भी होता है। तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड जो है वो रिसीट हो जाएगी। डिमांड फॉर पेमेंट, अगर एक आपने कैश पेमेंट नहीं हो रही है, अगर कैश पेमेंट है तो वो तो फिर ये रिसीट होगी। और डिमांड फॉर मनी का मकसद है माल आपने ख़रीदा,
तो ये फिर इनवाइस कहलाती है। इनवाइस बनकर आ जाएगी आपके पास कि भाई ये माल आपने ख़रीदा है, इसकी पेमेंट करते हैं, तो उसे इनवाइस कहते हैं। अगर आप नकद दे रहे हैं तो वो तो रिसीट हो गई, और अगर थोड़ा टाइम लग रहा है पेमेंट के अंदर तो फिर वो इनवाइस कहलाती है। अ डिमांड फॉर पेमेंट इनवाइस। आपने क्रेडिट माल ख़रीदा तो पैसा, माल तो आपके पास आ गया, वो आपको कुछ देगा ना एक रसीद पे कि भाई ये माल हमने बेचा है, ये पैसा आप हमें देंगे, तो उसे इनवाइस कहते हैं। या आप किसी को माल बेच रहे हैं तो आप उससे माल पेमेंट जब लेंगे तो उसको फिर लिख कर देंगे ना, तो वो इनवाइस कहलाएगी, जो आप उसे देंगे कि भाई ये माल हमने आपको बेचा और ये पैसा आपको हमें देना है। अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए पीरियड इशूड टू ए कस्टमर। एक कस्टमर के एक सर्टेन पीरियड का अगर आप ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट करके कि एक्चुअली उस कस्टमर से आप माल ख़रीद रहे हैं, माल पेमेंट भी करते हैं, डिस्काउंट भी मिल रहा है, फिर माल ख़रीदते हैं, तो पूरे महीने जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसका एक स्टेटमेंट, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे दोनों के पास, जिससे आपने माल ख़रीदा या जिसको आपने माल बेचा। जो बैलेंस आपके पास आ रहा है एक्चुअली वही बैलेंस उसके पास होना चाहिए, उसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो बनता है और उसको फिर हम इशू कर देते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। रिसीट देखें, ये आ गया, इनवाइस आ गई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये तीनों चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे आपने। कहता है क्यों प्रिपेयर्स इस लेजर अकाउंट यूजिंग टी अकाउंट। टी अकाउंट ये कहलाता है, इस तरीके से वो बनाता है अपने लेजर। नेम एन अल्टरनेटिव फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, के कोई और फॉर्मेट बताएं लेजर का। तो देखिए ऐसे रनिंग बैलेंस फॉर्म ऑफ लेजर। रनिंग बैलेंस फॉर्म क्या होती है? रनिंग बैलेंस फॉर्म में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है और बैलेंस होता है। ये आपके पास डेट आ जाती है, ये नरेशन हो जाएगी आपकी, और ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस है आपके पास। मिसाल के तौर पे आप लेजर बना रहे हैं, एलिस आपका कोई कस्टमर है, एलिस आपकी कस्टमर है, आपने 1 सितंबर को उसको माल बेचा है एलिस को, तो सेल्स का हवाला दे के, रेफरेंस दे के आपने डेबिट कर दिया $5000 से, तो बैलेंस कितना आ गया? $5000। एलिस ने 3 सितंबर को पेमेंट कर दी बैंक के थ्रू, उसने 3000 दिए, तो एलिस के अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 3000 से। तो देखिए 5000 का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हुआ 3000 से, तो कितना बच गया? 2000। तो डेबिट में से ये रनिंग बैलेंस कहलाता है। इसका एडवांटेज ये है कि एट ए ग्लेंस जो है ना, आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके फिर बैलेंस रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रनिंग बैलेंस फॉर्म का मकसद है हर ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस आएगा वो शो कर रहा होगा कि इस अकाउंट का बैलेंस इतना। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की अमाउंट शो करेगा, रिसीवेबल है तो ये बताएगा कि इतना पैसा हमें कस्टमर से लेना है, अगर लाइबिलिटी है तो फिर लेजर ये बताएगा कि इतनी हमें पेमेंट करनी है। तो रनिंग बैलेंस फॉर्म कहलाता है। और आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस अल्टरनेटिव फॉर्मेट। वन एडवांटेज देखिए, अवेलेबल रेडीली बैलेंस अवेलेबल होता है आपके पास, इजीली अंडरस्टूड बाय नॉन स्पेशलिस्ट, के यू नीड नॉट बी एन अकाउंटेंट इसे समझने के लिए। किसी को भी दिखाएंगे वो फ़ौरन बैलेंस देख के समझ लेगा कि यार ये डेबिट क्रेडिट हुआ है। नॉर्मली अ लिटल बिट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तो ये रनिंग बैलेंस फॉर्म आपने देखी, ये एफ भी हो गया आपका। एफ के बाद फिर ज़िंदगी आसान है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से हमने करा। होप आपकी समझ में आया होगा कैश बुक कैसे बनाते हैं, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, रनिंग बैलेंस फॉर्म क्या होती है, और ये चीज़ें एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, एज आई हैव बीन टेलिंग यू। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं फिर।